बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, जो हमारा आज का पहला टॉपिक है ना, वो हम सर दर्द के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे लोग आपके सर के दर्द बन जाते हैं, मगर ये वो वाला सर का दर्द नहीं है जिसमें हम बात करेंगे। उसमें हम आधे सर के दर्द की बात करेंगे, ठीक है। ये आधे सर का दर्द होता क्यों है, रीज़न्स क्या क्या होती हैं इसके पीछे, कि कोई डाइट की वजह से ऐसी कोई हमारे सिचुएशंस हो जाती हैं। इसके पीछे पता है आपको, पता है एक पैटर्न होते हैं। आपको ये बात मैं थोड़ा समझाती फिरूँ कि जिन लोगों को दर्द होता है उनके ना कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उनको ये दर्द शुरू होता है। ये कुछ हो सकता है कि शायद एलर्जी भी हो, कोई ऐसी स्पेसिफिक जिसकी वजह से आधे सर का दर्द शुरू होता है। अब जिनको ये सर का दर्द हो गया है, आम जो पेन किलर्स हैं जो बाज़ार में मिलती हैं, वो खा खा के अब उनको उससे भी जो है ना आराम नहीं मिलता। फिर इसकी स्पेसिफिक जो है ना कुछ पेन किलर्स होती हैं जो आम मेडिसिन नहीं होती, डिफरेंट होती हैं, अब वो खानी पड़ती हैं। अब जैसे ये स्टार्ट हो तो फिर इसकी जो मेडिसिन है वो आपको लेनी पड़ती है। अगर आप थोड़ा सा लेट हो जाए ना तो फिर ये आपकी जान को अड़ जाता है, छोड़ता नहीं आपकी जान, बहुत दर्द होता है। आज इस पेन के ऊपर हम बात करेंगे। डॉक्टर सैयद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। इनसे हम सारी चीज़ें पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम आप सुने ठीक है? बिल्कुल ग्रेट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो दर्द होता है सबसे पहले हम पूछेंगे आधे सर का दर्द क्यों होता है? अच्छा, आपने एक पहले बात की कि हर एक को सर दर्द रीज़न कुछ और होती है। हाँ, अगर हाँ। मैं ये बात कहूँ तो 13 किस्म की हेडेक्स हैं। अच्छा। हेडेक सिंपल एक हेडेक, उसमें से एक जो है जो आपने पहले बताई, जैसे हम उसे कहते हैं टेंशन टाइप हेडेक। अच्छा। दिस इज द मोस्ट कॉमन वन। ठीक ठीक है। है, जो आपने एक्सप्लेन। दूसरी जो सवाल आपका था कि जी आधे सर का क्यों दर्द होता है। अच्छा, बेसिकली ये क्लासिकल पिक्चर है हाफ, लेकिन ये सम टाइम दोनों तरफ भी हो सकता है, राइट लेफ्ट भी हो सकता है। बेसिकली इसके अंदर हमारे ब्रेन की जो वेसल्स होती हैं, जो ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, उसके सम टाइम सिकुड़ने से और फैलने से ये ज़्यादा हो जाती है। अच्छा। जिस तरह कि आपने अभी कहा कि खुराक, इसमें डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सम टाइम कुछ ऐसी फूड होती है जो ट्रिगर कर देती है, और ऐसी फूड भी होती है जो इसको रिलीफ भी कर देती है। सो आपको बड़ा सिलेक्टिव होना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है किस चीज़ से शुरू होती है और किस चीज़ से ख़त्म होती है। हर इंडिविजुअल का फ़र्क है, और सम टाइम हार्मोनल चेंजेस हैं, स्ट्रेस है, और सबसे कॉमन जो मैंने अब देखा है स्लीप डिस्टर्बेंस। नंबर 2, अनड्यू फास्टिंग। सम टाइम होता है कि ग्लूकोज की डेफिशिएंसी से, और अगर मैं आज की बात करूं इस मौसम की, ये डिहाइड्रेशन में भी इंक्रीज़ हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह आजकल काफ़ी गर्मी पड़ रही है, तो ORS फ्लूइड इनटेक आपको फ़ौरन रिलीफ कर देगा। अच्छा, एक और वजह से भी सर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, जब आप अगर इंडोर इन्वायरमेंट बैठ जाए वहाँ पे जहाँ पे कमरे वगैरह बंद हो, कुछ ऑफिसेज वगैरह में भी जहाँ पे बस सिर्फ एसी चल रहा हो, कमरा बंद हो और आप बस अपने कमरे में बैठे हो, तो रोज़ की जो रूटीन बंद कमरे की है ना, उसमें भी सर का दर्द होता है, आधे सर का। मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ। इसमें ट्रिगर कर जाते हैं। हम जो माइग्रेन की बात करते हैं ना, माइग्रेन ये एक डिज़ीज़ है जिससे शुगर ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, यू कैन कंट्रोल इट, आप इसे कंट्रोल करेंगे, और ये ट्रिगर करिए किसी भी चीज़ से ट्रिगर कर सकती है। ये फ्लैशेस ऑफ लाइट से भी ट्रिगर कर जाती है। ये आपके साउंड्स, स्ट्रेस, जॉब रिलेटेड इश्यूज। अच्छा, ये जो आपने बात की ना, अच्छा सम टाइम ये सूदिंग इफेक्ट भी होता है। बहुत से जिनको माइग्रेन होता है, आप कभी देखें ना, वो क्या करते हैं, कमरे में जाके लाइटें बंद करके, टीवी बंद करके, मोबाइल भी फ्लाइट मोड करके बैठ जाएंगे, एंड दे फील कंफर्टेबल कि वो कंफर्ट जोन में आना शुरू हो गए। और कुछ लोगों में ये ट्रिगर भी कर जाएगा। अब मैं ये बहुत वेरिएबल है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मैं आपको एग्जांपल अपने बेटे की दे देता हूँ। इस 10 ईयर, मुझे समझ नहीं आती थी, इसके 2 ईयर्स पहले ही स्टार्ट हेडेक एंड वॉमिट। मैं वरीड हुआ कि इसने बाहर से कुछ खा लिया होगा, डायरिया शायरिया ना हो गया हो, लेकिन कोई ऐसे कुछ भी नहीं था। कुछ अर्से बाद दोबारा हुई, फिर मैंने कीनली ऑब्जर्व किया उसको, तो उसकी स्लीप डिस्टर्बेंस से मैंने नोट किया, जिस दिन उसकी स्लीप डिस्टर्ब होती है ना, वो पूरा सोता नहीं है, ही स्टार्ट माइग्रेन। और होता क्या है, जब ये उल्टियाँ करेगा, दवाई दूंगा, पैनाडोल दूंगा, सो जाएगा, 2-3 घंटे सोएगा, इट्स फाइन। सो उसके अंदर जो मैंने आइडेंटिफाई, माइग्रेन का भी जो प्रॉब्लम है वो नींद से ठीक हो जाता है? बिल्कुल होता है। वन ऑफ द सेकंड मेजर रीज़न है स्ट्रेस के बाद, जो अगर मुझसे कोई पूछे, जो हमारे पास पेशेंट, स्लीप डिस्टर्बेंस है। ज़्यादा सोने से भी
ज़्यादा। अगर आपकी नींद, मैं अपनी भी बात करता हूँ, आई हैव अ माइग्रेन मुझे, लेकिन मेरी नींद जब होती है मैं 36 आवर्स से ज़्यादा जाग लूँ। हमारी ड्यूटीज़ होती हैं हॉस्पिटल्स में, तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया था जब मैं 36 आवर्स से ज़्यादा जब होते थे ना, आई हैव स्टार्ट क्लासिकल हेडेक हाफ, और जब मैं 10-12 घंटे सोता हूँ फिर आराम से इट्स सेटल्ड। सो ये आपने आइडेंटिफाई करना है। माइग्रेन के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू आइडेंटिफाई द फैक्टर, क्या चीज़ कर रही है। जैसा फूड की आपने बात की, बहुत से लोगों को आपको बताऊँ फूड के अंदर सबसे ज़्यादा एलर्जिक इज़ विद द चीज़, फिर चॉकलेट। अब बहुत से लोग खाते हैं चीज़ है चॉकलेट। बहुत से सारे बच्चे तो अगर देख लें, अगर किसी को माइग्रेन इशू है तो बच्चे तो चॉकलेट के बगैर रह नहीं सकते डॉक्टर साहब। मैं आपसे 100% एग्री, और यही मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू कहना चाहता हूँ। अगर आपके बच्चे बार बार हेडेक की कंप्लेंट करते हैं, ऑब्जर्व करें, क्या ऐसे तो नहीं हुआ कि उन्होंने बर्गर खाया है, पिज़्ज़ा खाया, उसके एक दिन बाद या शाम को रात को उसको हेडेक हो गया, आइडेंटिफाई करें। ये वन ऑफ द कॉमन फैक्टर है। अडल्ट की बात करूं अगर मैं, मगर मैं आपको बताऊं, बच्चे जब इस तरह से एड्रेस करवाते हैं ना, तो पेरेंट्स आपको कह देते हैं कि आपको जो है ना ब्लोटिंग हो रही है, गैस हो रही है, उसकी वजह से सर का दर्द शुरू हो गया। नहीं समझते, बोलते हैं ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। देखिए ये फिर क्रॉनिक होता जाएगा। कुछ अरसा हुआ आपको, हर कुछ अरसे बाद आप कहेंगे फूड एलर्जी हो गई थी इसलिए हो रहा था। नहीं, हम जब मेडिसिन के सबसे आपको पता है सबसे अच्छा डॉक्टर कौन होता है, हम जब बात करते हैं सिम्टम को ट्रीट ना करें, डिजीज़ को ट्रीट करें। ब्लोटिंग है, चीज़ें हैं, आप एंटीबायोटिक दे देंगे, ऐसी दवाइयाँ देंगे ब्लोटिंग ना हो, लेकिन फैक्टर वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। ये रिपीट होता जाएगा, हर कुछ विस्कस साइकिल बनती जाएगी, और वो फिर क्या करता है, पेरेंट्स एंड बच्चा अडेप्ट कर लेता है। मुझे तो ये होना ही है कि मैं ये करूँगा मुझे हो जाए, अडेप्ट, एक एक्सेप्टेंस आ जाती है जिसको आप इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं बाय डाइटरी मॉडिफिकेशन। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इससे करें। दूसरी चीज़ जिसका मैंने एक बात कर रहा था, मैंने अपने बेटे की एग्जांपल दी, हम क्या करते हैं उसको होम रेमेडी, मैंने ये आपसे पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था, आपने मुझे इसका बल्कि ज़्यादा अच्छा मुझे नुस्खा दिया था। जिंजर टी, कहवा लेके ना जिंजर का थोड़ा सा दालचीनी और शहद डाल के, ठीक है, हाफ कप इसको मैं देता हूँ, बड़ी मुश्किल से पीता है, लेकिन इट्स अ वेरी गुड रिजल्ट। आपकी दवाइयों से जान छूट जाएगी। आपका रिलीविंग फैक्टर ये है, हम इसको रूटीन में अब लेकर आते जा रहे हैं, ऐसे घर में एक ट्रेंड बनाते जा रहे हैं, ताकि वो एक रूटीन, पहले तो ना थोड़ा सा मुश्किल से लेता था, अब इस पार्ट ऑफ टेस्ट डेवलप हो गया। मेरा ख्याल है इसको अब कोई 6-7 मंथ हो गए, इससे कोई अटैक नहीं हुआ। सो बाय सिंपल होम रेमेडी में आपके इस शो के तहत लोग आप छोटी सी मॉडिफिकेशन करके आइडेंटिफाई करें एंड मॉडिफाई करें, और ये रेमेडी इस्तेमाल करके देखें, यू विल फील द डिफरेंस, कि आप देखेंगे सडनली चीज़ें कैसे चेंज होना शुरू हो गई हैं। आपके बेटे आए हैं, बुला लूँ? एज यू विश। अच्छा जी, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम बेटे को भी बुलाएंगे और बच्चों का भी सिम्टम हम आपको यहाँ पे पूछ के बताएंगे। जब उनको आधे सर का दर्द होता है तो वो क्या रिएक्ट करते हैं, क्या फील करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो उनके आज बेटे भी मौजूद हैं और एचिसोनियन है, बड़े गुड लुकिंग से, मिलवाते हैं। आइए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और ज़बरदस्त हमारे साथ जो है डॉक्टर साहब के बेटे भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? इब्राहिम। इब्राहिम, आप कितने साल के हैं? आई एम 10। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5। माशाल्लाह। तो मुझे बताइए, आपको ये कब से दर्द होता है? आधे सर का दर्द होता है, क्या फील होती है? ये मुझे आधे सर में दर्द होता है। हाँ। और वॉमिटिंग होती है, और हर बार वॉमिटिंग होती है जब दर्द होता है? मोस्टली। और तो स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से मोस्टली। अच्छा, और इसकी वजह से भी आपको स्लीप की डिस्टर्ब होती है? रूटीन जो आप जिस टाइम पे सोते हैं, आपको नींद ना आए सर में दर्द की वजह से? यस। तो फिर आप तो मोस्टली जैसे बच्चे आईपैड पे बैठते होंगे या मोबाइल पे कुछ अपना स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं, तो वो आप तो नहीं कर पाते होंगे? जी। बिल्कुल नहीं, या बहुत कम? नॉर्मल, इतना भी नहीं। अच्छा, तो उस वक्त क्या दिल करता है? लाइट्स ऑफ हो जाएं? लाइट्स ऑफ हो जाएं और सोने का दिल चाहता है। सोने का दिल करता है, जैसे कि आपने बोला कि बच्चों को उस वक्त सुला दिया जाए। ये देखिए, मैंने ये बात की, ट्रिगर आपको पेशेंट को देखना है, ऑब्जर्व करना है। मैं हमेशा कहता हूँ यू आर द बेस्ट जज, आप हैं, आप अपना जज कर सकती हैं। मैं ही इज़ अ किड, मैं ये भी लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये बीमारी सिर्फ अडल्ट की नहीं है, ये बच्चों की भी है, एंड इट्स अ वेरी कॉमन। अदर फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं, आई साइड हो गया, स्क्रीन टाइम जैसा आपने बात की, लेकिन ज़्यादातर मैंने ऑब्जर्व इसका किया, जैसे रात को देर से सो के सुबह स्कूल, क्योंकि ये सुबह जल्दी उठ जाता है, 5:30 उठ जाता है, लेट सोता है ना, उसके बाद इसको ये हेडेक एंड वॉमिटिंग,
और सम टाइम इसको स्कूल में 2-3 दफ़ा इंक्लूडिंग उनकी हॉस्पिटल के अंदर भी इनकी डिस्पेंसरी है वहाँ जाना पड़ता है इसको। दे कॉल्ड अस कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है। 1-2 दफ़ा वापस भी लाना पड़ा, आइडेंटिफाई किया व्हाट्स गोइंग ऑन, इसको देखूँ तो सही कि मैं खुद डॉक्टर, फिर हमने ऑब्जर्व किया कि है, और जब आके जब ये सो जाता है 2-3 घंटे सोता है, इज़ एब्सोल्युटली फाइन। और दूसरा हमने जो की, जो उससे मैंने बात की, मैंने कैवे का जिक्र किया कि घर की रेमेडी हमने शुरू की कि थोड़ा सा हम अपनी चीज़ों को फूड और जो नहीं, मील, मगर ये जो अदरक वाला कहवा आप जिस तरह से बोल रहे थे, तो बच्चों के लिए तो बहुत इरिटेटिंग होता है चीज़ें ऐसे पिलाना, तो पी लेते हैं आप? पहले बहुत लाइक इरिटेट होता था, लेकिन अब पी लेता हूँ। अब सुकून आता है उसको पीने के बाद? वाकई चेंजेस होती है बॉडी में? रिलीफ होता है। ओके। और अगर जैसे गाड़ी में जा रहे हो, ड्राइव पे जा रहे हो, सामने से कोई हेडलाइट्स मार रहा हो रास्ते में रात के टाइम पे, स्पेशली आंखों को लगे, तब भी सर में दर्द होता है ना? यस। और कितने घंटे तक रहता है ये आपको? Like- चिड़चिड़े होते हैं? थोड़ा सा लाइक अगर कहवा पी लिया ना, तो उसके बाद मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ और उठता हूँ तो ठीक होता है। अच्छा, मसला देखें ये कि यहाँ पे क्योंकि डॉक्टर साहब हैं, ख़ुद उनके बेटे हैं, तो उन्होंने उधर ही काउंसलिंग करके उसको एड्रेस करके डायग्नोस्ट करके तो बच्चे को घर से देखें ना, माहौल ऐसा किया, ट्रीटमेंट ऐसी दी, और हर्बल ट्रीटमेंट्स ख़ास तौर पे, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं जो कि आपके लिवर किडनी को ख़राब कर दे, कोई ऐसी पेन किलर्स नहीं। उन्होंने कितनी समझदारी से स्टेप उठाया। हम क्या करते हैं, जब हमारा कोई भी घर में बच्चा बड़ा कोई भी माइग्रेन का या आधे सर के दर्द का उसको कोई इशू शुरू हो जाता है, तो हम सबसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं सारी दुनिया की जहान की जो दवाइयाँ हैं ना, पहले इनको खिला दो। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। एंड आप एक प्रॉब्लम में होते हैं, आप अननेसेसरी मेडिसिन खाते हैं, एक और प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि किडनी प्रॉब्लम आ गई, स्टमक प्रॉब्लम आ गई, स्टमक में अल्सर्स बन गए। पेन किलर क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टमक में अल्सर करते हैं, तो मोस्ट कॉमन। उसके बाद और लॉन्ग टर्म लेते हैं तो किडनी को मुतासिर करते हैं और हार्ट ब्लड प्रेशर भी इससे राइज करता तो है। आप इनको कोई नहीं देते? कोई मेडिसिन कुछ नहीं? अच्छा। बहुत हो सिर्फ पैनाडोल दे दी हाँ। एंड होम रेमेडी ट्राई में फर्स्ट स्टेप। अच्छा, और ये जो सर को दबाने, दिल करता है कोई सर को दबाए? आपके दबाते हैं सर को? दर्द मम्मा कभी कभी। मम्मा दबाती है? फ़र्क पड़ता है फिर उससे दबाने से? माथे छू लेती है तो फ़र्क पड़ जाता है तो अल्लाह ताला ने ऐसी शिफा दी। मगर वैसे सर दबाने से ठीक होता है? बिल्कुल। मसाज देखें, जब हेडेक होता है ना, उसके बाद ये आपके मसल्स हैं, ये सारे स्ट्रेस में चले जाए, तनाव में चले जाएं, आप फील के टाइटनेस। तो जब आप मसाज करते हैं विद ऑयल कर लें, चाहे कुछ जेल्स भी आती हैं जिस मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल की आती हैं, सो डेफिनेटली रिलीफ मिलता है। लेकिन मैं ज़्यादातर पेशेंट को एडवाइस ऑलिव ऑयल का करता हूँ एंड मसाज। जो हेड जस्ट लाइक दिस और बैक, ये अगर नेक के मसल का आप मसाज करें। इनको बताइएगा कहाँ किस जगह पे बता रहे हैं आप इनको? देखिए, आपने एक तो जस्ट आप अपने हाथ से इसका मसाज कर सकते हैं, आईब्रोज के अपर हेड। यस। एंड नंबर 2, दिस इज द रीजन जहाँ पे आपके आर्च बन रही है, नेक के पीछे। यस, नेक के। ये सारा जो है इट विल डेफ रिलीव योर हेडेक, क्योंकि हमारे सारे मसल्स तनाव खिंचाव इसके अंदर से। इसलिए जब हेडेक होता है ना, लोग नेक और शोल्डर की टाइटनेस की कंप्लेंट करते हैं। ये सारा इससे रिलेटेड है। अच्छा, ये इंटरकनेक्टेड है। तो आप इसका मसाज करेंगे, बैक करेंगे, यू विल गेट ए रिलीफ, क्योंकि जब मसल रिलैक्स करता है ना, उसमें जो टाइटनेस होती है, यू रिलीफ, ब्लड सप्लाई बढ़ती है, उसको ऑक्सीजन ग्लूकोज जाती है और वो हीलिंग होती है, यू फील ये कंफर्टेबल। धूल मिट्टी वगैरह से तो नहीं होता कुछ ऐसा? नहीं, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये आईसाइड होगी, जिससे आपने फ्लैशेस ऑफ लाइट का, सम पीपल को ये ट्रिगर है, तो ट्रिगर एजेंट जो है वो कोई भी हो सकता है, ये आपने आइडेंटिफाई करना है। मगर हो सकता है धूल मिट्टी से भी। 110%। तो आप भी तो हॉर्स राइडिंग वगैरह भी करते हैं, तो आपको कोई इशू तो नहीं होता मट्टी वगैरह से? कोई ऐसे किसी चीज़ की एलर्जी तो नहीं होती? नहीं। ऑल ओके। सिर्फ यही होता है कि नींद डिस्टर्ब होती है तो दर्द होता है ना? ओके। अच्छा, तो ये वेरी करता है सिम्टम टू सिम्टम, किसी Yes. को कुछ किस्म की। मगर ये है क्या, बिल्कुल ये एक एलर्जी है, हम इसको कहेंगे क्या? इज दिस एलर्जी और व्हाट? नहीं, इट्स नॉट एलर्जी। आपके ब्रेन की जो शरियानें हैं, नर्व वेसल्स बेसिकली जो ब्लड सप्लाई करती हैं, उनके फैलाव और कंस्ट्रिक्ट होने से, सिकुड़ने से, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं पहले जब एलर्जी सी कह लें आप, या जिससे एक ट्रिगर करता है तो ये फैलती हैं। स्पेस कम है, जब फैलती हैं यू फील हेडेक। दवाइयाँ देते हैं उसके साथ श्रिंक करती हैं एंड यू फील रिलीफ। एक क्लोज स्पेस के अंदर जब भी चीज़ फैलेगी यू फील पेन। और जहाँ हम जो दवाइयाँ देते हैं जिससे वो सिकुड़ती हैं, जब सिकुड़ती हैं कंप्रेशन कम होता है एंड यू फील कंफर्टेबल। अच्छा, जिस तरह आजकल एक फैशन मैं कहूँगा, एक मैग्नीशियम की टैबलेट्स, अगर अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं मैग्नीशियम लें, रात को सोते वक्त भी कहते हैं 40 के बाद तो ज़रूरी शुरू कर दो। कोई मेरी दोस्त यहाँ आके बैठ जाती तो मुझे फ़ौरन कहती है कि भाई शुरू कर दो।
आई डू एग्री, देखिए उसका रोल है। नहीं, ज़रूरत है हर एक को मैग्नीशियम की जो हम बात करते हैं, unnecessary बच्चों के है। लिए भी बात करते हैं कि मैग्नीशियम इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पट्ठों की जो है ना उनकी कमज़ोरियाँ वो ठीक। अब क्या कर रही है मैग्नीशियम, काम कर भी रही है? अच्छा, मैं इसकी आपको एक एग्जांपल दे दूं। मैं ना घर में मेरी अम्मी को नींद की प्रॉब्लम है, तो कहती है कि मेरी फ्रेंड ने ना बड़ी अच्छी टैबलेट भेजी है। मैंने कहा दिखाएं कौन सी है, वो मैग्नीशियम थी। मैग्नीशियम से अच्छा, लेकिन मैं आपके फिर देखिए मैं कहूँगा मेरी वालदा ने स्टार्ट की, वो ठीक है, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी बाहर से भेजी है। हाँ। ही स्टार्ट कंप्लीटिंग यूरिन रिटेंशन। अच्छा। मैग्नीशियम के साथ एक साइड इफेक्ट आपका यूरिन रिटेंशन भी है, उन्हें पेशाब रुक रुक के आना शुरू हो गया। ओके। आई सडनली स्टॉप दिस, मैंने कहा इसको रोके, हमने रोकी, वो ठीक हो गया। देखिए इस चीज़ को ना मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक चीज़ शायद आपके लिए बहुत अच्छी होगी, मेरे लिए भी अच्छी, शायद इसके लिए अच्छी ना हो। हम इंडिविजुअल डिफरेंट है, ये वेरिएशन होगी। अगर आपने मैग्नीशियम का करना है ना, मैं आपको सही बात बताऊँ, बनाना इज़ ए वेरी गुड। बनाना के अंदर मैग्नीशियम रिच इज़ वेरी गुड। आप नट्स, अंजीर, बादाम, इट्स वेरी गुड फॉर दैट। मैग्नीशियम का बिल्कुल रोल है, मसल रिलैक्स करते हैं, फ्लो बढ़ता है, चीज़ें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सम टाइम कोई चीज़ ना एक फैशन के तौर पे ज़्यादा है, डिज़ायर्ड रिजल्ट उस तरह नहीं है, लेकिन पीपल आर यूजिंग बिकॉज इट्स अ ट्रेंड नाउ। अच्छा, अब जैसे मैं बनानाज, आई लव बनानाज, मेरी बेटी के सामने आप रख दें तो वो तो सारा दिन में 12 केले आराम से खा जाती। मैं भी ऐसी थी। अब मुझे क्योंकि लोगों ने बहुत डराना शुरू कर दिया कि शुगर हो जाएगी, इसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं 6-7 किलो पे आ गई हूँ। अगर घर में आ गया, ये हफ्ते में एक बार तो आ ही जाता है, तो वो एक टाइम पे हम रगड़ जाता है, मैं इतने मज़े का लगता है। मगर क्या वाकई बच्चे अगर खा रहे हैं तो वो तो एक्टिविटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो तो सब सही हो जाएगा। मगर अगर मैं केला खा रही हूँ, ठीक है, तो क्या मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि हम नहीं खाएं, शुगर हो जाएगी, कोई मसले हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो देखिए लोगों की फिर मैं अगेन कहूँगा इस ट्रेंड ना, लोग इस तरह की बातें करते हैं या चीज़ें। फ्रूट अल्लाह की नेमत है, बेहतरीन है, और जो गॉड अल्लाह की बनाई हुई चीज़ के अंदर जो चीज़ें क्वांटिटी मैग्नीशियम है, ये एब्जॉर्बेबल है, वो इजीली, ये ह्यूमन मेड है चीज़ें। देखिए एक इंसान की बनाई हुई चीज़ है, एक अल्लाह की बनाई हुई चीज़ में कैसे क्या सेम हो सकती है? क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इट्स अ वेरी गुड डाइट। मैं आपको को बनाना बेहतरीन है। हम इसको अगर एक स्टडी, हम जिस तरह डॉक्टरी की बात में बात करें, स्टडी करके आपकी बेटी खाती है ना, आफ्टर 5 इयर्स बाद एक आम इंडिविजुअल जो बनाना नहीं खाता उसको कंपेयर करके देख लीजिएगा, IQ लेवल चेक करिएगा, हेल्थ देखिएगा, हाइट देखिएगा, कंप्रेशन देखिएगा, एंड सेम विद योरसेल्फ। ऐसे बंदे से कंपेयर करके देख लें 4-5 महीने, जो अच्छी डाइट बनाना ही ले लेता हूँ, बनाना लेते हैं, और जो नहीं लेते, आप कुछ अर्से बाद देखिएगा कितने फ़र्क है। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो शुगर की अननेसेसरी बात करते हैं, देखें हम शुगर, इसके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। ब्रेन ग्लूकोज लेता है, उसके बगैर नहीं होता। जिस तरह शुगर पेशेंट, शुगर कम हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, ये इट्स अ बैलेंस बेसिकली। जो अभी हम पहले भी बात, आप डाइट के रेफरेंस से बात हम कर रहे थे, इट्स अ बैलेंस है। पहले भी तो लोग खाते थे, अब क्या हो गया? आप कंजप्शन नहीं करते। इट्स अ बैलेंस अबाउट इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट है, आउटपुट नहीं होता। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। बहुत अच्छी तरीके से आज एग्जाम्पल के साथ आपने समझाया, अपने घर का मसला समझाया। जब आप अपने घर पे बैठ के डील कर सकते हैं, Yes. डॉक्टर डील कर सकता है, तो उसका मतलब हम भी घर पे अपने आम ट्रीटमेंट से, अपनी आम रूटीन से, सिर्फ थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करके हम अपने बच्चों को भी नॉर्मल कर सकते हैं। तो माइग्रेन हो, आधे सर का दर्द हो, उसको आप अपने घर से ठीक कर सकते हैं, ना कि आप अपनी बहुत सारी दवाइयों से। ये एग्जाम्पल थी। आई होप आपको समझ आए। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, ज़बरदस्त मेहमान है मेरे पास। अभी एक टॉपिक यहाँ पे एलैबोरेट करना है। जैसे तो वो जिस तरह के मेहमान है ना, उनके साथ ये टॉपिक जब मैं डिस्कस करूँगी तो आप कहेंगे क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे एक ज़बरदस्त इन्फ्लुएंसर है जो कि बहुत लाइवली अपने कंटेंट की वजह से जाने पहचाने जाते हैं, सबको जोड़ के रखते हैं। बड़ा फैशन चीज़ें, हर तरीके की गुफ्तगू जो है इनके पास से सुनने को मिलती है, मगर पॉजिटिव। मैंने इनको हमेशा पॉजिटिव देखा है, हर एक के लिए। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना, वो ये है कि ड्रग्स, ये जो कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और ये जो जनरेशन है हमारी, यंग जनरेशन, वहाँ पर इन तक ये ड्रग्स की जो सप्लाई है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है नाज़रीन। अब अगर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, उनमें बाहर अगर आप कभी निकले ना, तो वहाँ पर अक्सर बहुत से लोग फिर रहे होते हैं जिन लोगों को पता है कि इन लोगों के पास ये जो है ना
ऐसी इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी के बाहर जाके कोई हो सकता है वो रेडी वाला, खोखे वाला, कोई दुकानदार, कोई किसी को बहाने से किसी बच्चे को पिक करने के बहाने आया है, या फिर किसी का कोई ड्राइवर भी हो सकता है जो कि आप तक जो है ना ड्रग्स आपके हाथ में पकड़ाते हैं। अच्छा, ये जो नौजवान स्टूडेंट्स होते हैं ना, इन सबको पता होता है कि कहाँ से इनको ये ड्रग्स मिल जाएगी, कहाँ से मिल जाएगी, और एक पूरा नेटवर्क बना होता है ऐसे लोगों का जिनको सबको पता होता है कि कौन कौन से बंदे बाहर खड़े हैं और किन किन लोगों से मुझे भी ड्रग्स जो है ना प्रोवाइड हो सकती है। अब आइस का नशा हो गया, कोकेन का नशा हो गया, चर्च का नशा हो गया, ठीक है, अफीम हो गई, गांजा हो गया, इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना यूनिवर्सिटीज़ के बाहर से ईजीली अवेलेबल हो जाती हैं। या फिर अगर बाहर ना भी मिले ना तो कुछ ऐसे डीलर्स होते हैं जिनको आप फ़ोन करें और वो आपको आपकी लोकेशन तक पहुंचा के चले जाते हैं ये सारा ड्रग्स, ये सारा सामान माल। तो आज इस पर बात करते हैं। मेरे पास मौजूद है ज़बरदस्त जी खान, डॉक्टर जी खान। कैसे हैं? Alhamdulillah, I'm good. How are you? I'm perfectly You look fine. pretty. आपका स्टाइल क्या बोलता है फिर अच्छा, आप? मेरा और आपका इत्तेफाक से मैच हो जाता है, देखिए, है ना? व्हाइट एंड पिंक। क्या जबरदस्त कंट्रास्ट हो गया जी खान। एग्जैक्टली। अच्छा, आप कह रही थी कि आप लोग कहेंगे कि इस टॉपिक पे क्यों हमने एक शो में बोला था कि अब हम हर मंथ एक दो दफा बैठा करेंगे। हाँ। तो मुझसे काफी लोग पूछे थे आप और फिजा का बड़ा अच्छा केमिस्ट्री होती है और वो बड़ा एंजॉय करते हैं मेरी और आपकी रील्स, तो उन्होंने कहा आप क्यों नहीं बैठते? तो मैं कहता हूँ थोड़ा डिस्टेंस पे होने की वजह से वो चीजें स्ट्रीमलाइन नहीं हो पा रही, मगर मैंने कहा आप मेरी कोशिश होगी कि मैं स्ट्रीमलाइन करूं और रेगुलर जब भी मैं लाहौर में हूं या प्लान करके तो मैं आया करूं, क्योंकि people want to see us आप जो together। है ना पूरे दुनिया के सारे खित्ते में घूम रहे होते हैं, पेशावर हो गया, नॉर्दर्न एरियाज हो गया, पाकिस्तान, हर एक के लोगों से आप तबकों से मिलते हैं। Exactly। आपको हर चीज़ का सिचुएशनली देख के पता होता है कि कोई कहाँ कैसे क्यों रह रहा है, जी। क्या चीज़ क्यों इस्तेमाल हो रही है और कोई ऐसा क्यों है। बिल्कुल। तो आज आप मुझे बताएं कि और मैं ये बात भी, आप कहते हैं सीरियस टॉपिक, मैं तो अपनी सीरियस बातों की वजह से ज्यादा लोग मुझे पसंद करते हैं जब मैं, वाह, नहीं और मैं आपका कंटेंट बहुत और मैं लाइवली जरा है, खरी खरी वेरी लाइवली लाइवली के अलावा जो मैं बातें करता हूँ, खरी खरी मेरे लोग दुश्मन भी बन जाते हैं अक्सर। अच्छा? लोग मुझे एक बड़े सीनियर एक्टर ने एक दिन रात को 3 बजे कॉल की, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मेरे बड़े अच्छे बहुत सीनियर एक्टर है, ए लिस्टर है, तो बड़े अच्छे फ्रेंड है मेरे। उन्होंने कहा कि जी तुम इतना बोलते हो तो फिर तुमने इंडस्ट्री में, ऑफ कोर्स यू आर अ मेन स्ट्रीम लाइन, अब तुम हो तो तुम्हारी फिर दुश्मनियां ज्यादा बन जाएंगी। मैंने कहा मैं सच बोले बगैर नहीं रह सकता, आई कैन नॉट टेक हिपोक्रेसी, मैं बड़ा तो मैं बोल लेता हूँ। ये सच्चाई तो आपको आज यहाँ पे लेके बिठाई है, ठीक है ना? नो शक, कोई शक Today I'm with Fiza Ali, the beautiful Fiza Ali। थैंक यू। अच्छा, आज का टॉपिक क्योंकि ड्रग्स के ऊपर है, तो आज हम मुझे ये पूछे बताइएगा कि जो नौजवान नस्ल है इन तक ये ड्रग्स कौन पहुँचा रहा है? देखिए, ड्रग्स पे आपने बात की, मेरे अंदर बहुत मवाद भरा हुआ है और बहुत गुस्सा है इस चीज़ को लेके। जो ड्रग्स हैं, स्कूल और कॉलेजेस की आपने बात की, एक रिसेंटली, बल्कि रिसेंटली नहीं, 2019 से पहले 18-17 की बात है, मैं एक स्कूल में गया, वहाँ पे डीजे कांते का कॉन्सर्ट था, केपीके की बात मैं कर रहा हूँ। आई मीन नीस भी जापानीज है, तो मेरा उसके बीच में 3 इयर्स का गैप है, तो उनका मेडिकल आई थिंक सो हो रहा था, मेरा कंप्लीट हो चुका। एंड बैक स्टेज पे जहाँ पे सब लोग नाच गा रहे कर रहे होते, तो शी केम टू मी एंड शी, हमारा 3 इयर्स का गैप है, स्टिल शी कॉल्ड मी चाचू, वो अब जापान में है। तो मैंने कहा चाचू ये क्या हो रहा है? पिल्स हो रही हैं और क्या कहते हैं वो ड्रिंक्स हो रही हैं, तो मैं हैरान हूँ कि ये कौन से स्कूल के स्टूडेंट्स थे और हम कौन से स्कूल के स्टूडेंट्स थे। तो उनको हम बहुत अनकूल लगते थे, उनको मतलब उनको लगा ये बड़े बोरिंग से लोग हैं, अनकूल से लोग हैं। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हम अनकूल नहीं है, हम सक्सेसफुल हैं, आप लोग अनकूल हैं, हम आपको नशेड़ी बोलते हैं, आप नशेड़ी हैं। अभी कुछ दिन पहले एक पार्टी में मुझे फ्रेंड ने बुलाया, डोंट अटेंड पार्टीज अलॉट, लेकिन मैं कभी कभी डिप्रेशन में चला जाऊँ तो जरा गैदरिंग में चला जाता हूँ, तो उससे मुझे कहा कि आ जाओ। मैंने कहा यार देखो वहाँ पे सब रेगुलर लोग होंगे, एक सेलिब्रिटी और रेगुलर लोगों का वो पार्टी में कोई इम्तिजाज बनता नहीं है, मैं भी ऑकवर्ड में हो जाऊँ तो सामने वाली बेफिक खिंच से जाते हैं, कहते नहीं आओ बड़ा मजा होगा आ जाओ। तो मैं इस वीकेंड था तो मैं बहुत डिप्रेशन में था, तो मैं रात को 1 बजे पार्टी में चला गया। मैं जब उस बेसमेंट में उतरा तो मैंने कहा ये मैं कहाँ आ गया हूँ, ना तो वो न्यूयॉर्क की पार्टी थी, वो तो मुझे कोई बनारस की न्यूयॉर्क वाली पार्टी लग रही थी। अच्छा। और सब मुझे कहते सर पिल ले ले। मैंने कहा कौन पिल सी ले पिल? वो डांसिंग पिल्स हैं आजकल। अच्छा, उसको पिल कहते हैं, Ecstasy, गोलियां जो, ecstasy, हाँ। तो वो दीवार पिल- के आगे डांस करते रहो, चश्मा लगा के अंधेरे में पागलों की पसीने तरह। छूट रहे। मैंने वो कहा यार, वाली मैंने, की, अच्छा। मैंने बालों का इतना अच्छा ब्लो ड्राई किया, मैंने कहा मैं यहाँ पे शो ऑफ करने आया था। मैंने कहा कोई ऐसी पार्टी हो जहाँ पे 3-4 काम के लोग हो, मतलब आंखों में आंखें डाले, स्माइल करे, थोड़ा नखरे दिखाए, थोड़ा ये टेंट्रम दिखाए, ये तुमका अंधेरा और एक धुआं और पिल्स, तो पिल ले ले, बड़ी अच्छी इंटरनेशनल लेवल की पिल है, तुम भी इंजॉय करोगे। मैंने कहा भाई मुझे, तो लड़की आगे से आके मुझे कहती माय गॉड ही इज सो बोरिंग एंड सो अनकूल। अब शी नो दैट, वो मेरी कहीं ना कहीं फैन भी You're not taking a pill, people saying you aren't cool.
आई एम अनकूल, दैट गर्ल केम टू मी बिकॉज एक तो सेलिब्रिटी जेलिसी भी लोगों में आ जाती है ना कि मतलब अपने अपने लिए होगा सेलिब्रिटी, जबकि मैं सेलिब्रिटी टेंटम्स नहीं दिखा रहा था, आई वाज बीइंग वेरी नाइस बट आई डोंट टेक पिल। तो मैं सडनली उस पार्टी में एक बोरिंग और अनकूल इंसान कहलाने लगा। अच्छा, हम ब्रेक के बाद एक और भी बात करेंगे कि कोई अगर आपका दोस्त या कोई आपकी गैदरिंग में चर्च पी रहा और आप नहीं पी रहे ना, तो कहते ये हैं कि उतना ही असर है, आप पिए ना पिए, आपको भी समझे आप चर्च पी रहे हैं सिर्फ उसके धुएं की वजह से। तो खैर हम इसके ऊपर चर्च को ब्रेक तो के जो बाद ड्रग बात अभी करते लेते हैं। भी नहीं है, चर्च को तो एक रिलैक्सेशन एंजियोलिटिक लिया जाता है। जबकि ड्रग ही है ना, देखें। हाँ। बात करते हैं इस पे, आइए जी। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारा टॉपिक है आज कि ये जो ड्रग्स में बच्चे पड़ जाते हैं, ये किस तरह से पड़ जाते हैं, कौन ड्रग सप्लाई करता है, कौन देता है और कौन ये लत में इस तरह से मुब्तला कर देता है। डॉक्टर जी खान, मुझे ये बताइएगा कि ये कैसे ड्रग्स की एडिक्शन लगती कैसे है? देखिए, शुरू में लोग जो है ना आउट ऑफ प्लेजर, पीयर प्रेशर फॉर लुकिंग कूल स्टार्ट कर देते हैं। तो आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरॉन्स जो है वो एक केमिकल यूज करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। तो अगर आप जब वो चीज़ छोड़ते हैं तो वो न्यूरोट्रांसमीटर जो वो आपकी जो बॉडी की जो आपकी वो फिजिकल अडेप्टेबिलिटी होती है न्यूरॉन्स की, वो रहती है। तो विथड्रॉल सिम्टम्स आपको होते हैं, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है, आपकी एंजाइटी जो होती है, तो यू वांट इट मोर। दिस इज हाउ दिस एडिक्शन हैपेंस। मैंने आपको बोला लोग कूल लगने के लिए चीज शुरू करते हैं, तो आपकी जारी बात आपकी बॉडी जो है अडेप्टेबिलिटी करती है, न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन्स में, वो फिजिकल अडेप्टेबिलिटी करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर यूज करते हैं, तो दे वांट मोर एंड दिस इज हाउ एडिक्शन स्टार्ट्स। अब पाकिस्तान में ड्रग्स इतनी इजीली अवेलेबल कैसे होती है? तो ऑब्वियसली आई टोल्ड यू, सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया के हर मुल्क में ये माफिया है। चाहे ब्राज़ील की आप बात करें, ब्राज़ील बड़ा है, एम्स्टरडेम में तो खुलेआम चर्च मिलती है, वहाँ पे तो लॉ में चर्च बुरी है ही नहीं, वो तो एक नॉर्मल स्मोक के तौर पे यूज़ की जाती है हशीश, राइट। तो पाकिस्तान में एक तो अफगान बॉर्डर्स यहाँ से बड़ा, प्लस इंडिया का समवेयर भी बड़ा रोल है। पाकिस्तान की हर चीज़ में तबाही में कहीं ना कहीं इंडिया का ज़रूर रोल है। यू गॉट माई पॉइंट। थ्रू अफगान बॉर्डर्स, डिफरेंट बॉर्डर से ये चीज़ें यहाँ पर आती हैं और फिर वो लोगों तक सप्लाई होती हैं। फिर ऑब्वियसली लोग पैसा कमाने के लिए, हमारे अपने अंदर भी तो ऐसे लोग हैं जो गद्दार हैं, जो ये नहीं सोचते कि हमारे जैसे जापान जैसे मुल्कों में अगर आप जाएं तो वो लोग कोई भी काम करने से पहले मुल्क का सोचते हैं कि इस चीज़ से हमारा मुल्क, यहाँ पे लोग नहीं सोचते, अपने बिजनेस को देखते हैं। अच्छा, बड़ी मजे की स्टोरी आपको सुनाऊं। मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल, अभी तो मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल, मेरी कुछ एक टेम्प्रेरी जॉब थी। एक बहुत खूबसूरत लड़का, क्या उसकी पर्सनैलिटी थी, वो अपने आप को ट्रोमॉल एंड ग्रेविनेड लगाता था। ट्रोमॉल ग्रेविनेड पेन किलर और जो वॉमिट की लगाई जाती, ट्रोमॉल खुद लगाता था, वो खुद को खुद लगाता। तो एक दिन उसने वेन की जगह आर्टरी में लगा दी, फिर उसका गैंग्रीनस हो गया। उसका हाथ काटना पड़ा। एक डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, यार मैंने उसकी फैमिली का वो पेन देखा, उसके भाई का वो रोना, उसका हाथ, उस बंदे का एक एटीट्यूड भी था, अपने आप को हीरो समझता था। देखे इतना सीवियर हो जाता है, हाथ काटना पड़ जाता है। तो बस वो आर्टरी में चला गया था ना, आर्टरी देखिए वेन में हम नॉर्मल लगा, वो आर्टरी में चला गया, तो फिर पूरा एक मेडिकल वो है मैकेनिज्म है। तो देखिए जो लड़की मुझे कही थी ना कि यू लुक अनकूल, ये होता है कूल लोगों के साथ, और वो भी कूल था। क्या उसकी पर्सनैलिटी, तब क्या फायदा आपका एक हाथ कट गया। एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर का हाथ कट जाए तो खुद सोचे इतनी मेहनत माँ बाप ने की होती है, थोड़ा सा सोच समझ के। मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है आप फौरन ही शरीफ बच्चे रातों रात बन जाए, मगर थोड़ा, यार मैं और आप भी तो हैं, हम इस इंडस्ट्री में, हमसे ज्यादा कौन दुनिया फिरता है, हम कितने मॉडर्न है, हमने तो कभी ये लत खुद को नहीं लगने दी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मगर देखें हम बुराई को बुराई समझते हैं और कहते भी, और हम यूथ को रोकते भी। क्यों? हमारी परवरिश, ये परवरिश, हम ये जितने पेरेंट्स घर वालों को देखना है। हाँ, ये जो मोबाइलें लोगों को पकड़ा दी हैं, हमें तो पता है, हम तो कहानी घर घर के साथ भी कभी बहुत भी चुप के पीछे से देखते थे कि हमें कोई देखने नहीं दे रहा होता था। सो और ये जो टीचर्स है ना, ये जो बड़े स्कूल सिस्टम में लाखों की फीसें बच्चों से ले रहे हैं और उन बच्चों को कुछ बोल नहीं पाते, उनको पता है कि पेरेंट्स हमारी वेलफेयर का हिस्सा है। तो इनको पता होता है कि बच्चे, ये बच्चे फलाना बच्चा जो है ड्रग्स में लगा हुआ है। हमारे टीचर्स तो हमें आंख निकालते हैं, बातें आजकल के टीचर्स तो फ्रेंड्स, उनको पता ही तो अमीर बाप का बच्चा है और हम में से कुछ कहेंगे तो प्रॉब्लम बनेगा, वो तो फ्रेंड्स हैं, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं रहा ना। भाई मुझे तो याद है, मेरी उस्तानी तो ऐसी होती थी, जो टीचर थी God. मेरी शक्ल देखती थी, वो पहचान जाती थी कि इसको आज याद नहीं, उसी वक्त मुझे खड़ा करके पूछती थी तुम ही सुनाओ। आई लव माई टीचर्स। मेरी बहन है के बच्चों को पढ़ा रही होती, मैंने कहा आप क्या पढ़ा रही हो तुम, इसके आज ये एग्जाम, आज A लेवल है, ये है, आज इतनी फीस। मैंने कहा बस ये तो ड्रामा। मैंने कहा हम तो साल में 3 एग्जाम, फर्स्ट टर्म, मिड टर्म और फाइनल एग्जाम होता था, और एंड के महीने में बैठ के पढ़ता और मैं फर्स्ट भी आ जाता था। आज मैं डॉक्टर भी बन गया। ये कौन सी पढ़ाई है जो पढ़ पढ़ के थक भी नहीं रहे और इनकी पोजीशन भी नहीं आ रही और खराब हो रहे, मोबाइल है और ऐसी ऐसी बातें उन बच्चों को पता है।
वो बातें हम अपने टाइम में कर ही नहीं सकते थे। कर ही नहीं सकते थे। अच्छा मुझे बताइए, लड़कियां भी आपने देखा है आजकल लड़कियां भी ड्रग्स में लड़कियां पड़ तो गई हैं? ज्यादा, लड़की तो मगर जब मुझे आपने ब्रेक के बाद पूरी डिटेल में लड़की जब बताना। नशा करने पे आती है तो वो लड़के से ज्यादा खतरनाक होती ओए है। होए, अच्छा चले जी, ब्रेक के बाद लड़कियों के नशों पे बात करते हैं। आइए जी। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। डॉक्टर जी खान हमारे साथ मौजूद हैं और हम ड्रग्स के हवाले से भी अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे बताइएगा कि लड़कियाँ भी ड्रग्स में बहुत देखी जा रही हैं अभी, और ये फैशन समझ के भी कर रही हैं, तो अभी हमारी कौन कौन सी ऐसी लड़कियाँ जो आपको लगता है कि अभी वो हमारी कौन रुक सी, मतलब जाएं आप पॉपुलर ऐसी फेसेस चीज़ों की में? बात कर रही हैं? एनीबडी जो आपको लगता है कि जिनको अभी ड्रग्स की लाइन में जो है पकड़ी गई हैं, जैसे पिंकी एंड ऑल, और जिनका नाम मुलव्वस है। पिंकी, अब कोई देखिए ऐसे? एक मैं बात तो पिंकी का नाम लेके हम उसको ज्यादा सेलिब्रिटी नहीं बना सकते। कोई इतना अच्छा काम नहीं किया कि हम उसको इतना नहीं, हीरोइन बना दें। नाउजुबिल्लाह, सेलिब्रिटी तो कभी भी नहीं, वो उसको- बन गई है इन 2 दिनों में। लोग बड़ा, हाँ वो कुछ ज्यादा ही उसकी तारीफें हो रही, मैं हैरान हूँ। अच्छा, और मुझे एक बात बताएं, कल रात को मैं एक रील देख रही थी जिसपे लोग कह रहे थे कि इससे पहले कि इस कंटेंट को इंडिया उठाए, प्लीज आप उठा के इस पिंकी कैरेक्टर के ऊपर ड्रामा करें। Oh, really? ठीक है, व्हाट डू यू मीन यार, आपको क्या चाहिए? आप क्या, किस तरह इसकी एंटरटेनमेंट है? पार्टी ट्रेंड्स के बारे में भी बात कीजिएगा कभी। अब क्योंकि देखे ना, मैं भी कुछ पॉडकास्ट मैंने अभी किए भी रिसेंटली, कुछ ऐसी बच्चियों को भी बुलाया, लड़कियों को बुलाया जो कि मॉडलिंग भी कर रही हैं, टीवी पे काम भी कर रही हैं, मगर पार्टीज़ कर रही हैं। वो पार्टीज़ जहाँ पे ड्रग्स पकड़ी जाती है, वो पार्टीज़ जहाँ पे कोकेने पकड़ी जाती हैं, वहाँ पे ये बच्चियों का क्या काम है? मुझे तो ये समझ नहीं देखिए, आता। पार्टीज करना कोई बुरी बात नहीं है। हम घरों में जब शादियां होती है तो शादी भी तो एक पार्टी होती है ना, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आप करें पार्टीज, लड़के लड़कियां आपस में। हमारा शो खत्म होता है, हम आफ्टर पार्टी करते हैं। आफ्टर पार्टी करते, पार्टी में अब कॉलेज यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियां पार्टी नहीं आफ्टर करते, पार्टी करते हैं। पार्टी, लेकिन अब उस पार्टी में और ईद मिलन पार्टी तक होती है स्कूल में, कॉलेज में। पार्टी, हाँ पार्टीज करना कोई इशू नहीं है, ठीक है, मैं मानता हूँ अब दौर बदल गया, 100% बिल्कुल वो बाबा आदम के जमाने की बातें और नहीं ये तो कर। शुरू में होता था, मैं तो अपने टाइम की बात बता रही हूँ आपको। ईद मिलन पार्टी तो तब होती थी। पार्टी 70s और 80s का पाकिस्तान कितना मॉडर्न था। आप फिर बताएं। क्लब्स होते थे कराची में, लेकिन ये कि ये अब जो पार्टी थी, ये पार्टीज नहीं, ये तो उड़ता पंजाब टाइप कुछ चीज हो रही है। अच्छा। वो शराबी मैं शराबी वाला चीज हो रहा है। हाँ। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। लोग कहेंगे ये बहुत ज्यादा सेन बन रही है, तो मैं इसलिए सेन बन रहा हूँ कि मैं ये चीज नहीं करता। मैं इस चीज को गलत इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं खुद नहीं करता, राइट? तो पार्टीज इज नॉट बैड, लेकिन एक फिल्टर होना चाहिए कि किस लेवल पे आप पार्टी कर रहे हैं, यू नो। और ऐसी ऐसी ड्रेसिंग करके, ऐसे ऐसे कपड़े पहन के लड़कियां ड्रग्स लेके, मजे की हर बात, मैं किस्म दुबई का में नशा था, मैं लेके। दुबई में था अलरिका रोड के ऊपर। अच्छा। रात को 3 बजे जब क्लब्स बंद होते हैं तो सारे के सारे अलरिका रोड पे जमा हो जाते हैं। अच्छा। हर लेवल का आपको वहाँ पे युगांडा के भी नजर आएंगे, तो न्यूयॉर्कर्स भी नजर आएंगे, और स्पेशली वीकेंड, वहाँ थर्सडे को वीकेंड होता था, अब मेरे ख्याल में सैटरडे को कर दिया उन लोगों ने। तो वहाँ लड़कियाँ आके बैठी, कहती हैं बड़े प्यारे हैं आप, तो शॉर्ट्स पहने हैं, आपकी स्किन बड़ी अच्छी है, आप तो हमसे भी ज्यादा क्यूट लग रहे हैं, ये एंड ऑल दैट ना। थोड़ी पुरानी बात है। तो मैंने कहा आप कहाँ से? आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। किसी आई एम फ्रॉम इंडिया। तो मैंने कहा आप यहाँ कह रही हैं, हम 3 महीने का वीज़ा लगा के यहाँ पे आती हैं, 3 महीने यहाँ पे क्लबों में नाच के, ये करके वो करके, ये कमा के, फिर 3 महीने बाद एग्जिट लेती हैं, फिर दोबारा आ जाती हैं। और उसमें लड़कियाँ कौन थी? प्रॉपर पुख्तून पठान फैमिलीज़ की, पंजाब फैमिलीज़ की। मैंने कहा रियली? मैं उनको देख के मतलब मुझे डर सा लगता था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? उनके पेरेंट्स को पता होता है? तो जारी बात है, 3 महीने की एक लड़की अगर दुबई से रहने आ रही हो, मिर्ची क्लब में और कवाली क्लब में, आपको तो फिर दुबई के सारे क्लब्स के नाम तो पता ही होंगे। हाँ, तो जहाँ पे एंट्री क्यों दी जाती है, कैसे दी जाती है, लड़कों को फ्री नहीं दी जाती, लड़कियों को फ्री दे दी जाती है, क्योंकि लड़कियाँ वहाँ पे होंगी तो लड़के भी आएंगे। तो दुबई में तो आधा पाकिस्तान तो आपको दुबई में मिलेगा। पाकिस्तान से बच्चियां इस तरह से? ओ गॉड, मैंने कहा हम बच्चे हैं, बहुत शरीफ हैं, मुझे कभी कभी अपना बहुत अनकूल लगता है उनके सामने। उनको, उनकी नज़र में ये सब कूल है, मगर आई थिंक सो अगर वो इतने कूल होते तो फिर आज यहाँ होते। तो आपको लगता है कि आजकल जैसे लड़कियां भी बहुत ड्रग्स में पड़ गई हैं, वो भी मजीद लड़कों को भी ड्रग्स में डाल रही हैं? ये मैं नहीं कह सकता, हो सकता है लड़कों ने लड़कियों को डाला हो। पाकिस्तानी लड़की शायद थोड़ी सी उसमें एक है, एक हेजिटेशन होती है, स्टार्ट में भी लड़के से ही होता होगा। लड़की लड़कियों, लड़कों को भी आजकल वही लड़कियां अच्छी लगती हैं ना, थोड़ा उनके साथ अय्याशी करती हैं। लड़कियों को भी वो लड़के बड़े कूल लगते हैं जो सिगरेट एक हाथ में पकड़े पहले हुए हों। जमाने में तो लड़की जो बट्टा हिलाती थी और चुपके से पहाड़ के पीछे देखती थी, और लड़का कहता था पूजा और आवाजें लगाता था, और वो अब शादी इनको शरीफ से करनी है, गर्लफ्रेंड इनको अयाश वाली चाहिए। लेकिन मैंने आजकल ये मेरे 2 फ्रेंड से कहते यार, मैंने तो अपनी वाइफ को भी इस चीज पे लगाया हुआ है। हाँ, मेरे एक बेगमों को? अच्छा। मैं तो हर किस्म के लोगों में उठता बैठता हूँ, मेरा पब्लिक प्रोफेशन भी है, लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन होता रहता है। आप वाली बात, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, लोगों से मिलना, मैं दोस्तियाँ सबसे रखता हूँ। मैं उन पार्टी से भी जाता हूँ जहाँ ये सब होता है, मैं नहीं करता। अच्छा, बेगमों को इसलिए लगा दिया ना ताकि बेगम हमें रोके ना, खुद भी करे साथ। हाँ, बेगम भी बस मिल के सुट्टे लगा रहे हैं, एंजॉय कर। अब मेरा एक और दोस्त है, वो ये कहेगा कि मेरे बारे में बात करे, मैं नाम नहीं ले रहा, तुम्हारा डोंट माइंड, पठान है,
बड़ा हाई प्रोफाइल पाकिस्तान के टॉप ऑफ द लाइन बिजनेस पॉलिटिशियन की बेटों के साथ पढ़ चुका है, उसकी मिसेज और ये दोनों ड्रग्स करते थे, चरसे और नशे और चरसे नशे। फिर इतनी इनमें डिफरेंसेस आए कि अब उनकी सेपरेशन हो गई है, बेटा एक के पास है, बेटी एक के पास है, और पेरेंट्स भी काफ़ी वो थे। तो मैंने कहा तुमने अपने हाथ से अपनी बीवी को अपने सर पे चढ़ाया। देखिए पाकिस्तान, अब आप भी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, लेकिन शादी के बाद आपको पता है कि आपके हस्बैंड के क्या हकूक, क्या आपकी क्या, अल्लाह ताला ने ये चीज़ें रखी हुई है ना, अल्लाह की कोई मसलियत होगी इसमें। तुमने अपनी बीवी को नशेड़ी बना दिया और रातों को तुम लोग सोटे लगा रहे हो, पार्टी में ले जा रहे हो, अब वो तो तुम्हारे सर पे दंदन आएगी। तुमने अपने सारे सीक्रेट्स वो तो उनकी सेपरेट। तो आजकल तो ये बहुत बहुत कुछ हो रहा है आजकल। मेरे मियाँ को तो मेरे साथ सिर्फ खेलने कूदने का शौक है, वो मुझे यही कहते हैं आओ क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, फिजा ये करो। आपके मियाँ तो बड़े क्यूट स्पोर्टिव से हैं, स्पोर्टी से ये कलाबाजियां मार रहे होते हैं, आई हैव सीन दैट। अब उन्होंने नई इलेक्ट्रिक स्कूटीज ली हुई हैं और चीजें ली हुई हैं, वो मुझे कह रहे हैं आ जाओ पहुंचो तुम्हारी और फरार आप की बड़ा ले एंजॉय ली। करिए अपनी मैरिड लाइफ को, लोग बड़ा इंस्पायर हो रहे हैं और आपको देख के मेरा शादी करने को अब दिल कर रहा है। कर ले याद है रमजान से पहले हमने यहाँ पे बातें की थी कि शादी तो मुझे, आप मजाक में शादी कर भी गई। कर ले शादी बहुत अच्छी चीज है, करनी चाहिए। शादी करके मैं फिर वलीमा आके इधर 24 न्यूज़ पे ही दूंगा। शादी के लिए हम उधर आएंगे, वलीमे के लिए आप आ जाइए। चलो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी तरीके से आपने यूथ को समझाया, खुद यंग है डॉक्टर जी खान, और अपना मैसेज भी उन्होंने रख के अपनी ज़िंदगी का आप लोगों को सामने दिया कि जब वो काम कर सकते हैं, मीडिया में भी हैं और डॉक्टर भी हैं और कोई बुरी आदत में नहीं है, तो आप लोग क्यों बुरी आदतों में पलते हैं? ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। खुदारा अगर आपका कोई दोस्त आपको अपनी लत के चक्कर में, अपनी गैदरिंग के चक्कर में आपको कुछ पिलाता है, तो आप उसकी दी हुई चीज़ को ना लें। आप अपने ख़ानदान, अपनी इज़्ज़त, अपना घर, अपना माहौल, अपनी चीज़ें देखें कि आपको आपके पेरेंट्स ने कितनी मुश्किलों से पाला है, किस तरीके से आपकी ब्रॉटअप की है। तो आप प्लीज़ उनकी इज़्ज़त के खातिर, अपनी सेहत के खातिर, ठीक है, और अपने म्यार के खातिर, कि आपका क्या म्यार रह जाएगा लोगों में, सबके सामने के लोग कहेंगे पीता पिलाता है, नशे करता है, ड्रग लेता है। अपनी इज़्ज़त भी रखें, खुदा के लिए ऐसी चीज़ों में ना पड़ें। अपना ख्याल रखें। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी हम एक ऐसे मसले के ऊपर बात करने जा रही हूँ जिसमें 40 साल की उम्र के बाद तकरीबन हर दूसरा मर्द और औरत जो है वो उसकी शिकायत करता है। किसी को घुटनों में दर्द हो जाता है, किसी की कमर में तकलीफ़ हो जाती है, किसी के जोड़ जो हैं वो जवाब देना शुरू कर देते हैं। अक्सर लोग ये भी कहते हैं ना कि जैसे उम्र हो गई है तो अब जो है ये तो होना ही है। अब सवाल ये है कि ये दर्द शुरू होता ही क्यों है? इसकी वजह बढ़ती हुई उम्र है, हमारी खुराक है, या फिर हमारी ऐसी तर्ज ज़िंदगी, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है जिसकी वजह से ये चीज़ें शुरू होती है? वर्जिश की कमी, कैल्शियम की कमी, या फिर और ऐसा क्या मसला है जिसकी वजह से ये सवाल जो है ना मेरे दिमाग में आया कि मुझे आज इस पे सेगमेंट करना चाहिए। तो हम अब ये पूछते हैं कि 40 साल के बाद ही हड्डियाँ और जोड़ कमज़ोर होना क्यों शुरू हो जाते हैं, और ज़्यादा ये ख़वातीन में देखा जाता है, आपको पता है? और हम अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें कौन सी ऐसी तब्दीलियाँ ला सकते हैं जिससे इस तकलीफ़ से जो है ना ख़ास तौर पे औरतों को बचाया जा सके? ये सेगमेंट ज़रूर देखिएगा। इस पर बात करने के लिए मेरे पास प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब और ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, नामवर, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज हमारे शो पे बताएंगे कि औरतों में ख़ास तौर पे क्यों ज़्यादा इश्यूज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये बताइएगा कि 40 साल के बाद क्यों कहते हैं कोलेजन ख़त्म हो रहा है, हड्डियों की जो है ना मिक ख़त्म हो जाती है, तो ये सारी बातें एक देखें, ऐसा है कि जस्ट साइंस के अंदर एक लैंड मार्क रखती है, बिफोर 40 अबव 40 कोई ना कोई तो एक लाइन रखनी थी कि उसके बाद चीज़ें जो एक चेंजेस आती हैं ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर, और पर्टिकुलर जैसा आपने तस्करा किया कि ख़वातीन के अंदर ये ज़्यादा देखने में आता है। ख़वातीन के लिए मैं अर्ज़ करूँ कि दिस इज़ द एज कि जब उनके साथ हार्मोनल चेंजेस आना होती हैं, एंड इट इज़ वी कॉल एज अ प्री मेनोपॉज एज। जबकि ख़वातीन के अय्याम वगैरह बंद होते हैं तो उसके पहले जो होता है वो शुरू हो जाता है प्रोसेस चेंज होने के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, इट डज़ नॉट मीन बाय कि हर 40 साल की खातून या मर्द जो है वो इसके साथ सफरिंग करेगा। आपने देखा होगा कि वो लोग कि दुनिया के अंदर हम देखते हैं जिनकी डाइट ठीक है, जो एक्सरसाइज करते हैं, अपनी रूटीन ज़िंदगी की नॉर्मल रखते हैं, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि उनके बिहेवियर ज़िंदगी के बारे में जो है वो सेहतमंदाना होते हैं। ये नहीं कि हमें गुआंढ इचवी लड़ाई पे ही है तो अपने आप को मसले में बना लिया, डिप्रेशन का शिकार रहे, एंग्जाइटी का शिकार रहे, तो उन लोगों के अंदर जितनी भी बीमारी होती है ये ज़्यादा उनके ऊपर इफेक्ट करती है। आई कॉल इट एज अ डिजीज़ इन अ वे, ऑल्दो कि जैसे कि आपने तो फरमाया कि इट इज़ द आउटकम
लेकिन मैं समझता हूँ इट इज़ नॉट ओनली आउटकम। और लफ्ज़ एक सुना होगा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों का भुरभुरापन। हड्डियों का भुरभुरापन अमूमन जो अभी 40 साल की मेरा ख्याल है कि डेफिनेशन को भी चेंज करना चाहिए कि देयर वाज द टाइम जबकि 45-50 साल का बाबा या अम्मा जी लगती थी, बट नाउ यू सी पीपल, क्योंकि उनकी डाइट अभी बेहतर हो गई है, बाकी सहूलियात ज़िंदगी भी उनकी बेहतर हो गई हैं, तो अब हम देखते हैं कि देहात में और वहाँ जहाँ हार्डशिप्स हैं वहाँ पे तो ऐसा नज़र आता है कि 40-45 साल की खातून जो एक एजड नज़र आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन यहाँ रहते हुए लाहौर के अंदर आप देखें, कराची में देखें, इस्लामाबाद में देखें, या मतलब पहाड़ों के अंदर जाके देखें, हमारे जो बसते हैं लोग, उनको अभी आप 40 साल वाले को 40 साल नहीं कह सकते। अब उनके जो शुरू होता है इट इज़ 50 to 60%, 60 जो एज होती है 50-60 साल की, उस वक्त आके जिसको हम 40 साल के ज़िमरे के अंदर लेके आते हैं। अब पेन जो है ना, एक हमने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी की थी कराची के अंदर। वो स्टडी ये की थी कि अबाउट द ऑस्टियोपोरोसिस, कि बच्चियों के अंदर ये क्यों होता है। वो बच्चियां जो रात को लेट जागती हैं, सुबह देर तक सोती हैं, कर्टन्स अपने बंद रखते हैं कि सूरज चाचू कहीं आके जगा ना दे, तो उनके अंदर ये हड्डियों की कमज़ोरी का एलिमेंट, पट्ठों के दर्द का एलिमेंट, इट वाज हायर देन अ नॉर्मल पर्सन, जो कि हम शुरू से आप अभी मैं सुन रहा था कि बचपन की बातें कर रही थी कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। अगर कोई शख्स ऐसा करता है कि बेड के उसे आराम से जल्दी सोने के लिए जाता है, ईशा के बाद अमूमन देहात के अंदर तो लोग सो जाते हैं और फजर से पहले उठ जाते हैं, और अगर आपकी देहात की ज़िंदगी का थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस हो तो उस वक्त तो सूरज चढ़ने से पहले ही लोग अपनी फसलों की तरफ रवाना हो जाते हैं, ऐसे ही है। काम काज करते हैं 11-12 बजे और 2 बजे तक तो वो काम ख़त्म कर चुके होते हैं। और ये कुदरत ने निज़ाम रखा हुआ है कि आपकी मैक्सिमम जो क़ुव्वत है, ये सलाहियत है काम करने की, ये 1-2 बजे से पहले है, और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप आउट होना शुरू हो जाती है, ढलनी शुरू हो जाती है। अच्छा। अब शहरों के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो एक बन गया है, फिर ये ऑनलाइन वाला सिस्टम आ गया है, सारी रात को जागना है, आपके मोबाइल्स हैं या जो भी आपने स्टडीज़ करनी है उसके साथ जागते हैं, तो दैट हैज़ चेंज आवर लाइफ ओवर हियर। आल्दो कि आई बिलीव कि अभी लोगों का रहन सहन, लोगों की डाइट मच बेटर, अभी फाइनेंशियल कंडीशन उस तरह की ख़राब नहीं है जो आज से कोई 50-60 साल पहले हुआ करती थी कि मतलब किसी ने चटनी के साथ रोटी खानी है, प्याज तोड़ के खानी। नो डाउट कि देयर इज़ अ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी कि जहाँ पे अभी तक है, अभी भी पाकिस्तान हमारा मुल्क जो है मेल न्यूट्रिशन के अंदर और स्टंटेड ग्रोथ के अंदर जो है वी आर ऑन अ वेरी हायर लेवल। 40%, मोर देन 40% हमारे बच्चे जो हैं, कहाँ पे कमी कहाँ पे आ रही है ये मेल न्यूट्रिशन? आई थिंक इसके साथ जो माँ है ना, हमारी माँ को अपना हीरोइज़म जो है ना बड़ा पसंद है। माँ क्या करती है, सबसे पहले अपने खामदे नामदार के लिए अच्छा सा हिस्सा हांडी का, मैं एक लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, उसके लिए वो रखेगी, फिर उसका नामदार बेटा, बेटे के लिए बहुत अच्छा है, फिर जब बचेगा तो उसकी बेटी के लिए, और सबसे आखिर में अगर बेचारी पहुँच के खाएगी तो अपने लिए, या किसी बच्चे ने छोड़ दिया तो वो खाएगी। सही कह फीमेल इज अ प्रेग्नेंट, तो दैट इज़ द टाइम व्हेन शी हैज़ टू लुक आफ्टर हर। उसके घर वालों को उसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। बच्चे की नशोनुमा पे बात करते हैं, जिस कहते हैं भी दादियाँ नानियाँ जो भी हैं कि हमने भी बच्चे जने हैं तो तुम कोई अनोखे तो नहीं हो। तो आई थिंक दिस इज द कॉन्सेप्ट वेयर के बच्चा ही जो है बेचारा मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है, क्योंकि माँ उस तरह से डाइट नहीं लेती और उसके साथ। अच्छा, और मुझे बताइएगा एस्ट्रोजन क्या होता है? कहते हैं एस्ट्रोजन खत्म हो जाए बॉडी का तब भी इंसान जो है ना, जो मैंने अभी कहा था ना कि चेंजेस आना शुरू हो जाती है, ऐसे ही है वो चेंजेस जो आना शुरू हो जाती है ना, दैट्स व्हाट इट इज। तो ये औरत को टेस्ट करवाने चाहिए अपने एस्ट्रोजन वगैरह के, पता होना चाहिए लेवल क्या, मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं। मिजाजन कभी लोगों को टेस्ट के चक्कर में नहीं डालता। अच्छा, वंस यू हैव अ गुड हेल्दी स्टाइल, आपको एक एक्सपेंस नहीं है, आपका लाइफस्टाइल ठीक है, तो अल्लाह अल्लाह खैर। तो लोग तो कहते हैं हर 6 महीने की फाइल बनाओ, टेस्ट कराया करो, पता होना चाहिए। हु इज अ डिजीज, जिसके साथ कोई ना कोई बीमारी आम है, बंदे को नहीं कोई है, प्रॉब्लम है, उसके साथ आके 50-60 प्लस आपको आम बंदे को एनुअल नहीं, आम बंदे के देखे हमारे मुआशरती जो मसाइल है उनको मद्देनजर जरूर रखना चाहिए। रूटीन के अंदर तो हर साल के अंदर हर शख्स को अपने टेस्ट करवाने चाहिए,
वो भले बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, साल जवान के। हो, whosoever, एक साल के अंदर कम से कम एक हेल्दी इंडिविजुअल को ठीक। अपने टेस्ट जरूर करवाने ठीक चाहिए। है। ब्रेस्ट कैंसर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे यहाँ आ रहा है, तो ब्रेस्ट क्लिनिक्स भी बने हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर की खातिर भी खवातीन को अवेयरनेस दे दे के डॉक्टर तो तक गए हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, कि बीबीओ अपना खुद ब खुद तो आप ज़रा देख लो, एग्जामिन कर लो अपने आप को, अगर कोई प्रॉब्लम होता है। बट अनफॉर्चुनेटली स्टिल वी आर ऑन अ वेरी बैकवर्ड, और बाकी उसके साथ हैं कि मसाइल और उस स्टेज के अंदर हॉस्पिटल के आते हैं जबकि कुछ किया भी नहीं जा सकता। मतलब यू हैव टू गो फॉर वेरी पेनफुल, वो सारी कंडीशंस होती हैं। तो हैविंग सेड कि ये जो एक्स होती हैं, अगर बॉडी एक्स होती हैं तो उसकी खातिर सिर्फ और सिर्फ अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। अगर कोई जागता है और कहता है मेरे सर में दर्द है, तो भाई नींद पूरी कर लो, एक्सरसाइज करो सुबह के वक्त। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ मतलब जो है ग्राउंड्स हैं, ग्रीनरी है, मौसम अच्छा है। अब जो यूरोपियन गोरा जो है उसने अपने अंदर बना के एक कंपोज किस्म की उसको, क्योंकि उनके पास तो सूरज नहीं है बाहर जाने के लिए, रोशनी भी नहीं है, तो लिहाजा व्हाट दे मेड इट, उन्होंने जिम बना ली, अपने घरों के अंदर भी बना ली और जाके जिम। हमारे यहाँ अल्लाह के फजल अच्छा, से जिनसे शौकीन सवाल बना मुझे लिए। याद आया कि मेरी एक दोस्त है, उनकी सवाल- भाभी है, वो शी इज़ अबाउट कोई 55। मैं बल्कि सवाल ब्रेक के बाद करती हूँ, आइए। वेलकम बैक। और हम यहाँ पर ये जो जोड़ आपके कमज़ोर हो जाते हैं, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, उनकी आपके दर्दों के क्यों हिसाब भाई? से भी। जी, नाज़रीन को कह रही है आपके क्यों? आपके मेरे क्योंकि है नहीं, अल्लाह का शुक्र, मुझे किसी चीज़ का कोई दर्द नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला शुक्र। ओके, खैर मैं ये कही थी, हमारी एक दोस्त है, उनकी भाभी हैं, ठीक है, कोई वो 55 की लग गई हैं मेरे ख्याल से, तो उनको ना सारी ज़िंदगी उन्होंने कोई जिम नहीं की, कभी कोई एक्सरसाइज ऐसे की नहीं, वो वैसे फिट थी, मगर जैसे ही अब 50 के बाद उन्होंने वेट बढ़ाना शुरू किया अपना, तो वो बड़ी डिप्रेशन में चली गई कि भाई मैं वैसी नहीं लग रही, मैं वैसी यंग नहीं लग रही है। वो 50 तक वो यंग ही लगी, 50 के बाद जब अब 55 उनको चढ़ा है ना, तो फिर अब उनको हड्डियों में तकलीफ़, ये सब कुछ शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि मुझे तो, मैं घर बैठी थी, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी, हाँ मुझे मोटापा तकलीफ़ दे रहा था, मगर मुझे हड्डियों की कोई तकलीफ़ नहीं थी। तो वो 6 महीने से ना उनकी अब जोड़ों में तकलीफ़, क्योंकि वो ट्रेडमिल बहुत ज़्यादा, जो उनकी इंस्ट्रक्टर है वो करवाती है उनको जिम में, तो मैं ये सोच रही थी कि शायद उनको जो ट्रेडमिल कर रही हैं ये बहुत ज़्यादा, स्क्वाट कर रही हैं, जंपिंग वाले बटरफ्लाई जंप्स और ये वो, शायद इसकी वजह से उनको हड्डियों में, घुटनों में तकलीफ शुरू हो गई है। वरना 55 में मोस्टली, मतलब मेरी अम्मी को तो कोई घुटनों में दर्द नहीं था, मेरी अम्मी को कोई हड्डियों में दर्द नहीं था, 8 बच्चे पैदा किए थे अम्मी ने। तो मैं ये कहती हूँ कि ये ज़रूरी तो नहीं है कि जो है, लेकिन ये आपका बता मोटापा- दें, आपके 8 बच्चे पैदा करना ये इसेंशियल नहीं है। देखने वाले ये ना समझें कि हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी है कि कम से कम 8 बच्चे पैदा करें। हाँ, मगर वो It is लकी not है, बस good। अम्मी खाती पीती थी, मैं डाइट एक कोई नहीं आपसे शेयर करती थी। करता हूँ ये एक जिनका आपने तस्करा किया है कि मोटापा या हेल्दीपन, मोटापा कहना और उसकी लगता वजह है से थोड़ा जिम सा। गई हैं बस बेचारी। दोनों ही चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। अच्छा, इफ़ अ पर्सन इज़ हेल्दी, ओवरवेट, अगर ओवरवेट है तो अननेसेसरली उसके साथ कोई पंगा नहीं करना चाहिए। वो अब आपकी They should जितनी have। होंगी, कोई अब इतना कोई इसके वेट लिए है जो एक उनका। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ना कि सिर्फ एक्सरसाइज या जिम ज्वाइन करने से ही वजन को कम किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है, ये टोटली गलत है। ये ऐसा नहीं है। द डाइट, योर रूटीन हैबिट्स, उनको दुरुस्त करने की खातिर एक मेटाबॉलिज्म है। अब मेटाबॉलिज्म के अंदर आके कोई बंदा पानी भी पीता है तो उस बेचारे को मोटा होना शुरू हो जाता है। हाथी है, घास खाता है, तो हाथी को देखो कितना बड़ा हो जाता है। सो देयर आर सर्टेन जेनेटिकली जो चीज़ें होती हैं। शेर है, क्या कुछ खाता है, लेकिन सुक्का जाए तो पूरा बकरा खा जाता है। देखो ना, मतलब दे आर नॉट। तो एक इट सेल्फ मोटापा जो है आपको डायबिटीज़ दे सकता है, हाइपरटेंशन दे सकता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दे सकता है, जिसका मैं अभी अर्ज कर रहा था। एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो है मोस्टली जो लोग हेल्दी होते हैं, जिसको मोटापा कह देते हैं या मोटा कह देते हैं, उसके साथ है। कमिंग बैक टू योर फ्रेंड्स आंटी और बड़ी बहन जो भी थी, तो उनके लिए अर्ज ये है कि एक्सरसाइज एक लिमिटेड स्टाइल के साथ करनी चाहिए। ओवरवेट नंबर 1, और प्लस अपने घुटनों के ऊपर गैर ज़रूरी बोझ डालना, यकीनी तौर पे वहाँ पे फिर डिस्ट्रक्शन शुरू होगी। जो स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्समैन जो हैवी स्पोर्ट्स करते हैं, आई स्पीक अबाउट द आइस हॉकी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है। बैले डांसर्स जो हैं, उनके साथ वो टोज़ के साथ चलते हैं, उनके पाँव के मसाइल होते हैं और नी के ऊपर भी उनका मसला होता है। द रीज़न बीइंग कि स्पोर्ट्समैन जो है ओवर यूज़ करता है अपने घुटनों को, और उन घुटनों के ऊपर जो प्रेशर्स आते हैं दैट क्रिएट्स द ऑस्टियोआर्थराइटिस, और प्लस उसके साथ जो फिर मेडिकल जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाते हैं। तो जस्ट ऑन योर तो ज़्यादा चलने से भी तो घुटने इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी देखे ना, अब walk के ट्रेडमिल लिए पे एक चल बंदा रहे हैं, अब उससे भी तो healthy घुटने है, इस्तेमाल अब हो रहे हैं। तो नमाज के लिए प्रॉब्लम आती है ना फिर।
नमाज जो पढ़ते हैं लोग, और उनका एक ही बीवियों या जेंट्स का यही प्रॉब्लम होता है कि डॉक्टर साहब हमने नमाज वैसे ही पढ़नी है जैसे, वाह अब मस्जिद में जाए तो ऐसे लगता है कि आप चर्च के अंदर आना शुरू हो रहे हो। कुर्सियाँ इतनी तादाद में बढ़ती जा रही हैं, भले वक्तों में तो कुर्सी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि कुर्सी आपने देखी होगी, अब तो एंड मस्जिदों नाउ में यू गो टू कुर्सियां, सही मसाजिद, कह आप रहे तो हैं, नहीं जाती बिल्कुल। होंगी, लेकिन मस्जिद के अंदर जाएं तो आपको बड़ी लाइन नजर आती है जो सही कि कह कुर्सियों रहे की हैं पड़ी होती है। दैट इज टर्निंग इनटू लुक्स लाइक गिव अ चर्च फील के वहाँ पे लोग जो बैठे होते हैं। तो ये घुटने के ऊपर जो प्रेशर आता है और इस हेल्दीपन की वजह से, जब तक आपका मुआलिज आपको नहीं कहता, इट इज़ नॉट द फिजियोथेरापिस्ट या जिम वाले किसी भी बाबे ने वहाँ पे या मैडम ने वहाँ पे कह दे ये करो और बस आपके साथ ही, हर बंदे के लिए हर चीज़ ठीक नहीं है। हर बंदे के लिए जब तक आप उसको फिजिकली देखते नहीं है, उसको मेडिकली चेकअप नहीं करते, उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि आपको कतई तौर पे भी ये जिम और हैवी जिम, अब वॉक करने की खातिर एक होती है ब्रिस्क वॉक। अब अगर ब्रिस्क वॉक करोगे और इस एज के अंदर शुरू कर रहे हो जबकि आपकी 50-60 साल उम्र हो रही है, तो यकीनी तौर पे वहाँ पे आपको फिर मसाइल पैदा होंगे। उसके लिए ऐसे हजरात के लिए विच आई यूज टू से इन माई प्रैक्टिस कि आप वॉक करें, उस वक्त तक वॉक करें जबकि यू डोंट हैव अ पेन, कि अगर दर्द नहीं होती है आप वॉक तसल्ली से कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिएगा। जहां आप 2 किलोमीटर तक चलते हैं वहां पे आप 3 किलोमीटर चलें। अगर आप नॉर्मल वॉक कर रहे हैं, इतना सा होना चाहिए कि आप स्वेट कर लो। जब आप स्वेटिंग हो जाती है, दैट मीन बाय कि आपने एक्सरसाइज को पूरी कर ली ठीक है। है। लेकिन अगर ब्रिस्क वॉक करेगा मेरे जैसा बंदा, कि मतलब देयर वाज द टाइम जब हमने रीजनेबली सर्जरीज की, सुबह जाना शाम तक मतलब करना, एंड इट वाज अ पैशन, 4-5 घंटे की सिर्फ स्लीप था, एंड दैट वाज एनफ फॉर मी। लेकिन अब उम्र के तकाजे के साथ साथ जाते हुए मैं वैसा नहीं हो सकता जैसा आज से मैं 30 साल या 40 साल पहले था। सो देयर इज़ अ टाइम, उस टाइम के साथ, और हर इंडिविजुअल कुदरत एक की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती। अगर एक की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती तो हड्डियों का जो स्ट्रक्चर भी है ये भी कुछ स्टैंडर्डाइज किस्म का नहीं है उसके साथ ही। वन हैज टू लुक इनटू होल बॉडी, अपने आप को देखना चाहिए क्या मैं कर सकता हूँ, और उसको जो मशवरा दे सकता है ये सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर है। और अगर हड्डियों की खातिर कहें तो दैट इज़ द ओनली ऑर्थोपेडिक सर्जन जो कि आपको वाइज किस्म का बता सकता है कि आपको ब्रेक के बाद आपने मुझे बताना है लाइकवाइज कि अगर साइकिलिंग करें, साइकिलिंग इज द बेस्ट, स्विमिंग इज द बेस्ट। तो साइकिलिंग में भी तो घुटनों का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे ऐसे जब साइकिल कर रहे हैं वो तो डायरेक्ट इसके ऊपर बनता नहीं ना, पट्टे मजबूत होते हैं। अच्छा, डायरेक्ट इस पे जोर नहीं पड़ता। इस पे जोर नहीं पड़ता। ठीक है, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं आपको दोबारा। आपने हमें ये बताना है कि बस कोई ऐसी चीज़ कि आपके पास जाना ही ना पड़े, ऑर्थोपेडिक कभी ज़रूरत ही ना पड़े हमें किसी इलाज की, किसी डॉक्टर की, किसी सर्जन की, इन्हीं से पूछेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। मगर नाज़रीन, एक ऐसा सवाल करने लगी हूँ जिसके बाद जो है ना आपके जो गट्टे गोडे हैं ना वो मजबूत हो जाएंगे। कोई ऐसी खुराक बता दें आप मुझे जिससे हमारे जो ये जोड़ हैं ये मजबूत हो जाएं। कोई ऐसी खुराक कुछ तो होगी। देखें, सिर्फ खुराक नहीं होती है। लाइकवाइज अगर गुजरां वाले से पूछो कहेगा जी पाए खाओ, अंदरून वाले से को वो साथ में कुलचे भी कहेगा। सो इट डज नॉट मीन बाय कि आपकी डाइट उसके साथ ही सारा अमल करता है। इसके लिए जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ आपका लाइफस्टाइल है और एक्सरसाइज है जो कि आप करते हो, तो उसको ये सेफ रखती है। नो डाउट कि डाइट का एक रोल है, डाइट के अंदर जिसके अंदर कैल्शियम भी हो, विटामिन्स भी हों, और हेल्दी डाइट जिसको कहते हैं जिसमें फैट्स कम हों, प्रोवाइडेड के आपको बॉडी को। अब देखें ना, हम फैट के पीछे पड़ जाते हैं, जी फैट है तो इसको बस निकालो। फैट इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर द बॉडी। फैट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल, जिसने कि जिस्म को कुव्वत मुदाफ़ियत और बहुत सारी चीज़ों को उसने सपोर्ट करना होता है, लेकिन विद इन द लिमिट्स। अच्छा, छोटी सी चीज़ मैं आपसे क्यों शेयर भी कर लेती हूँ, शायद आप अगर इसमें कोई गलती होगी तो आप बता दीजिएगा। हो सकता है कभी कभी हम भी कुछ गलती करते हैं और हमें पता नहीं चलता हो। अम्मी हमारी पिलाती थी सारे बच्चों को, खुद भी पीती थी। वो जो जूस वाली हड्डी होती है ना, चूसने वाली जो हड्डी होती है जिसमें रस होता है, तो वो हड्डियाँ लेके उनको सारी रात चढ़ाते हैं, पकाते हैं हल्की आंच में, और अच्छा खासा पानी डाल के उसका जो पूरा सूप बन जाता है, उसकी यखनी बन जाती है, तो वो अम्मी सारे बच्चों को पिलाती थी। ठीक है, तो ये टाइम मतलब महीने में 2 बार हम अच्छी खासी हड्डियाँ लेकर आती हूँ। मैं अभी भी पीती हूँ उसकी यखनी, ठीक है ना, जूस वाली हड्डियाँ जो होती हैं और रस वाली हड्डियाँ, और उसका पूरा अर्क अच्छी तरीके से निकाल के इसकी यखनी बना के बस अदरक लहसुन काली मिर्चें हल्का सा नमक डाल के, तो मैं वो फराल को भी पिलाती हूँ, खुद भी पीती हूँ, और हर महीने 2 बार पीती हूँ। मेरी बहनें भी पीती हैं, हम सब पीते हैं। हमें किसी को जोड़ों का कोई मसला अभी तक हुआ नहीं है, मगर ये भी फैट ही होता है एक तरीके से आप देखा जाए तो। आई थिंक ये जो उसकी कंपोजिशन और बोन के साथ जो मिली हुई चीज़ें होती हैं, यकीनी तौर पे ये बेनिफिशरी हैं। लेकिन एक बात कि अबव 100
अगर आपने टेम्परेचर दे के सब कुछ ही मार दिया तो उसमें बचता क्या होगा। लेकिन हम एक हल्की आंच पे सारी रात psychosomatic भी पकाते हैं, होती है हाँ। सारी। आपने देखा कि यूरोपियन फूड्स या अरब फूड्स हैं, उनके अंदर कोई ना कोई कंटेंट है, यू हैव अ फील। सब्जी खा रहे हैं तो सब्जी का पता चलता है कौन सी क्या है। ऐसे ही है। हमारे यहाँ आप गोश्त बना लें, आलू बना लें, कुछ में आपको नमक मिर्च मसाले ही नजर आएंगे, ऐसे द ही टेस्ट है। विल बी द सेम। ऐसे वो ही है। किसी मसाले वाली कंपनी का टेस्ट आ सकता है या दूसरी कंपनी का टेस्ट का वो आ सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं डाइट के लिए इंडीड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अंडा, दूध, मछली, ये इसेंशियल्स हैं जो कि बच्चियों के लिए और बच्चों को भी ये खिलाने चाहिए। एक हमारा कॉन्सेप्ट है ना जी, अंडा है तो गर्म होता है, अंडा तो नहीं खाना चाहिए गर्मियों के अंदर, वेयर एज इट इज़ नॉट ट्रू। अंडा ज़रूरी खिलाना चाहिए बच्चों को, दूध का गिलास ज़रूर पिलाना चाहिए। ये क्वेश्चन है जी कौन सा दूध का पिलाएं आपको, ये जो ग्वाले वाला है या जो दीपालपुर से बन के आता है सर्फ और पाउडर के साथ बना के। तो बेस्ट तो यही है कि जो डब्बे वाला दूध होता है हम तो भाई उसको समझते हैं कि वो बेहतर है। कम से कम कोई ना कोई कंट्रोल तो उसके ऊपर होगा ना, अदरवाइज तो जो खुला हुआ दूध हमारे पास आता है उस खुले दूध की क्या गारंटी, क्या जमानत होती है कि वो कैसा और क्या चीज़ है। नहीं, अडल्ट्रेशन अगर इस किसी ने कदर अपनी बुरी है खुद की उसके रखी साथ। हुई है, फार्मिंग की हुई है, अपना जानवर रखा है, अच्छा पट्ठा देते हैं उसको, अच्छा चारा देते हैं, सही देते हैं, ठीक है, तो फिर तो वो दूध सही है, अच्छा, फिर वेरी सही है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। फिर उसको आप क्या मतलब मैं- कंपेयर करेंगे डब्बे वाले दूध से और मैं ये अभी वाले आपसे दूध शेयर करता हूँ। यूरोप के अंदर जिसको हम सिविलाइज समझते हैं, और सिविलाइज्ड और यूरोप के अंदर इसलिए ये नहीं है कंपैरिजन कि वो अच्छा रहते हैं या कैसा उनका ज़िंदगी है क्या कुछ है, नॉट एट ऑल। इट इज़ द डिजीज़ बर्डन कि उन लोगों के अंदर बीमारियाँ कौन सी आती हैं, उन बीमारियों के साथ उनकी क्या उन्होंने बेसिक्स ऐसा किया कि जिसको उन्होंने कंट्रोल कर लिया। अगर यूरोप में किसी के घर में गाय भी रखी हुई है ना तो गाय का दूध भी उसको अलाउ नहीं करते क्या वो पियो। द रीज़न बीइंग कि उसको जो प्रोसेस करके उसके अंदर जो जरासीम होते हैं उन जरासीमों को मारना ज़रूरी होता है। पाकिस्तान 5वां मुल्क है ट्यूबरक्लोसिस के अंदर, एंड इट हैज़ बीन सीन कि जब आप गाय का या भैंस का वो जो दूध धोते हैं तो उसके साथ जरसूमे ऐसे होते हैं जो कि आके टीबी और बाकी चीज़ों को बीमारी का बायस बनते हैं। बट नॉट गोइंग इन दैट डिबेट क्या आया कि कौन सा दूध अच्छा है, डब्बे वाला अच्छा है या कि फ्रेश पीने के लिए या बकरी का दूध अच्छा है। हमें बचपन के साथ पिलाई बकरी के दूध गए थे क्योंकि समझा जाता था कि बड़ी बकरी का ताकत दूध होती है। हाजमे के लिए भी अच्छा है, बच्चों के लिए ताकत भी टॉलरेट बहुत करते है। हैं, और इसके पीछे था कि दानाई बड़ी अच्छी होती है कि बकरी के दूध वाले बच्चे जो हैं बड़े लायक होते हैं। ऊँटनी का दूध बड़ा भाई पीते हैं सारे लोग। लोग ही बकरियों के दूध पीते हैं, गाय का दूध भी पीते हैं, बाकी भी पीते हैं। अब इंटेलिजेंट बनाने नहीं, की आपने खातिर ऊँटनी का दूध पिया कभी? नहीं, अब मुझे ये ना पूछ ले कभी आपने घोड़ी का दूध पिया है? नहीं नहीं नहीं, वो तो बहुत ही अलग बात है। आपने नहीं ऊँट- नहीं, इट ऊँट- इज नॉट। ऊँट की किर्गिस्तान यखनी के पिया? अंदर, किर्गिस्तान के अंदर एक खास सीजन के अंदर हाँ, वो बीमारियां का इलाज करते हैं, आंतड़ियों का और मेदे वेदे का। घोड़ी का दूध भी पिलाते हैं। घोड़ी के दूध के साथ। तो आपने Yes, वो और वैसे होता क्या है? हाँ। होता ये है कि एक खास सीजन में जो जड़ी बूटियां उगती हैं उनको वो जाके खाते हैं। हाँ। और उन खाने के साथ जो कुदरत का निज़ाम है कि उनके अंदर तासीर आती है। आपने देखा ना भैंस का और इसके जो गाय के दूध के अंदर अगर उनको बरसीन या ऐसे जो पट्ठे हमारे होते हैं वो अगर खिलाएं तो उनके दूध के अंदर से एक स्मेल स्मेल आना आती शुरू, है। हाँ, इसलिए कहते हैं ना ठीक है? सही पठा नहीं डाला उसका। ठीक है, वो स्मेल आती है। तो लिहाजा वो जो कि दूसरे किस्म का उनको ग़िज़ाइयत दी जाती है उनका दूध भी टेस्ट वाइज वैसा होता अच्छा। है। इट डज नॉट मीन मगर आपने ये ट्राई तो नहीं किया घोड़ी वाला दूध? किसका? घोड़ी का दूध आपने ट्राई किया था? मैंने किया। किया हुआ है। और ऊँटनी का आई दूध? बिन टू दिस किर्गिस्तान, ऐसे जस्ट एक आधा, लेकिन Taste नमकीना wise सा अच्छा है। अजीब सा होता है। जैसे हमारा लस्सी होती है ना, हाँ। नमक वाली लस्सी, ये घोड़ी का दूध उसके और साथ- ऊँटनी का दूध? ऐसी जस्ट एक आधा, ऐसी जस्ट ओके, वो भी फ्लेवर नमकीन ही होता है मेरा से, ख्याल हाँ। है कि कोई और इतनी- कीड़ी कवानी का दूध पिया आपने? कौन सा? कीड़ी कवानी का दूध? किसका? आपने पूरी दुनिया घूमी है, कीड़ी कवानी का दूध? ये क्या होता है मुझे? कीड़ी 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 चींटी कीड़ी चींटियां कीड़े मकोड़े कीड़ी कवानी का दूध। नहीं, मैं आपसे बहुत पीछे हूँ इस तजर्बे में, आपसे बहुत पीछे हूँ इस तजर्बे। अलबत्ता मुर्गी के पाए, आपने कभी पाए का, मुर्गी के पाए का सूप पिया? मैं आपने मुर्गी के पाए का सूप पिया? मुर्गी के पंजों का पिया है। हाँ? पिया ना? अच्छा चले, फिर ये हम दोनों, मैंने भी एक पिया। बार मैं उसकी देख को दम लगा रही थी तो मैंने ढक्कन हटा के उनके पंजों को हैंडशेक भी किया। डॉक्टर साहब बहुत मजा आया, इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा मज़ा का मज़ा। डॉक्टर साहब के साथ मेरा बड़ा प्यार, बड़ी दोस्ती है तो हमेशा हम थोड़ा सा फन भी करते हैं। मगर खैर, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने आपको समझाया है, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिए, अपने जोड़ों का ख़ास ख्याल रखिए, अपनी हड्डियाँ जो है ना उनको मजबूत रखिए। हम आपको मिलते हैं बहुत जल्द। खुदा हाफिज़।